हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं, जैकेट लगा लो, है ना। तो कैसे भी करके इस माध्यमिक 2025 के लिए अपने आप को प्रिपेयर तो करना है। उम्मीद करता हूँ अभी तक का जितना भी मिशन कमबैक सीरीज का जितना भी लेक्चर्स वगैरह है वो आप लोगों ने देखे होंगे, समझे होंगे। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर अगर आप लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो इस मिशन कमबैक का मेरा लेक्चर्स वगैरह 2x का स्पीड पे देख ले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर है वो आप लोग एकदम प्रॉपरली जेन्यूनली पेशेंस रख के फुल देखिएगा और उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आप लोगों का जो प्रिपरेशन है काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अभी तक का जर्नी में हम लोगों ने 10 मार्क्स का जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग एंट्री करने वाले हैं केमिस्ट्री एरिया में, और जिसका सबसे पहला चैप्टर होगा पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो कि केमिस्ट्री का मैं मानता हूं वन ऑफ द फंडामेंटल चैप्टर्स है। तो इस चैप्टर्स के लिए थोड़ा मैं टाइम लेने वाला हूं। एंड तक पेशेंस रख के पढ़ना आप लोग, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को सीखना बहुत कुछ है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से तो काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों का हाथ से जितना भी ये चैप्टर से मार्क्स होगा वो कहीं भी नहीं जाएगा। ओके, ये जो टॉपिक है पीरियडिक टेबल एंड पीरियडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, आप लोगों को पता है पीरियडिक टेबल एक ऐसा टेबल है जहां हम लोग एलिमेंट्स वगैरह को अपना प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्लासिफाई करके रखते हैं, जिसमें एक तरफ होगा एल्किली मेटल और दूसरी तरफ होगा नॉन मेटल्स, है ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये तमाम वगैरह प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग पीरियडिक टेबल पे क्लासिफाई करके रखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन से आता है एलिमेंट को क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना सारा एलिमेंट्स वगैरह का एक एक का प्रॉपर्टीज वगैरह याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्लासिफिकेशन इसलिए करते ताकि हम लोग एलिमेंट्स वगैरह को अच्छे से स्टडी कर पाए। अभी आप लोग अगर एग्जाम प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से रीजन बताएंगे तो कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं, टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनाइज मैनर, यानी कि किसी भी एलिमेंट के बारे में, किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ने के बारे में अगर आप लोग ऑर्गेनाइज मैनर में पढ़ना चाहते हैं तो उस दौरान आप लोगों को क्लासिफिकेशन करना जरूरी रहेगा। दूसरा चीज, टू कोरिलेट द प्रॉपर्टीज विद सम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उसके साथ हम लोग क्लासिफाई करने के बाद एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज वगैरह कोरिलेट कर सकते हैं। और नंबर थर्ड, टू फाइंड द रिलेशनशिप विद द अदर एलिमेंट, ऐसे क्लासिफाई करने की वजह से हम लोग किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं या ढूंढ सकते हैं। ओके, तो दीज आर द बेसिक नीड्स, है ना, जिसकी वजह से हम लोग एलिमेंट्स वगैरह को क्लासिफाई करते हैं। और आप लोगों को बता दूं 18th सेंचुरी में केवल 31 एलिमेंट डिस्कवर्ड था, है ना। तो वहाँ उस जर्नी के दौरान से क्लासिफिकेशन शुरू हुआ था, और आज आते आते हम लोगों का 180 एलिमेंट आज का डेट पे डिस्कवर्ड है, जिनमें से 94 एलिमेंट हम लोगों का नेचुरल है और बाकी का रिमेनिंग हम लोगों का आर्टिफिशियल है। ठीक है, और इन सभी तमाम एलिमेंट्स को हम लोग अपना प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफाई करके रखते हैं अभी भी। तो ये जो पीरियडिक टेबल ये बना कैसे है, इसके पीछे का साइंस हम लोग देखते हैं। बच्चों, इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप जॉन डॉब्रिनर ने उठाया था, जो कि 1817 में। उसने किया क्या था, जॉन डॉब्रिनर ने एलिमेंट का एटॉमिक वेट के हिसाब से तीन एलिमेंट का ग्रुप बनाए, है ना। और ग्रुप इस प्रकार का था कि साइड वाले का अगर हम लोग एवरेज मास कैलकुलेट करें तो वो बराबर होता था मिडल एलिमेंट से। ओके, तो इसी लॉस को हम लोगों ने नाम दिया लॉज ऑफ ट्रेड्स दिया। क्या दिया? लॉज ऑफ ट्रेड्स। तो अगर अभी कभी आप लोगों को पूछा जाएगा लॉज ऑफ ट्रेड किसने दिया था, तो आप लोग बताइए, जॉन डॉब्रिनर ने दिया था। ये एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, जहां हम लोग 3 एलिमेंट को पकड़ेंगे और एटॉमिक वेट के हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे, और ये अरेंज करने के दौरान रिजल्ट क्या होंगे, जो साइड वाला एलिमेंट है
उसका एवरेज मास कैलकुलेट करेंगे तो वो बराबर होगा मिडल एलिमेंट के साथ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, लिथियम का है 7, सोडियम का है 23 और पोटाशियम का है हम लोगों का 39, राइट। तो अगर इसको देखिए, ये और ये प्लस करेंगे हम लोग, एवरेज तो वैसे ही तो निकालेंगे ना। तो 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, तो देखिए कितना होगा 46/2। अगर इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 23 आ जाएगा, जो कि किसका बराबर है, जो कि बराबर है हम लोगों का सोडियम का बराबर। यही है हम लोगों का लॉज ऑफ ट्रेड। अगर का है हम लोगों का 40, स्ट्रोंटियम का है हम लोगों का 88 और बेरियम का है हम लोगों का 137। तो करेंगे क्या, ये साइड वाले एलिमेंट का मास हम लोग जोड़ेंगे, एवरेज मास निकालेंगे। इनफैक्ट 137/2 इक्वल्स टू 137 में 40 आप लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा 177/2। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 है ना, 1 इधर जाएगा, 2 8 जा 16, 0.25 जा 10। तो अगर आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे, ये जो मास है, ये जो एवरेज मास है, ये बराबर स्ट्रोंटियम का हो चुका है। तो यही था हम लोगों का लॉज ऑफ ट्रेड। लेकिन मेरे बच्चों, आप लोगों को बता दूं, ये लॉज भी फेल हो गए। क्यों? क्योंकि जितना भी एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर था, सभी का सभी एलिमेंट्स वगैरह इस लॉ के हिसाब से ग्रुप नहीं हुए। सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन देखिए, ये जो हम लोग दूसरा रीजन ये है, हम लोगों को पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका केमिकल नेचर एकदम सेम होता है, जो कि सेम ग्रुप में हम लोग रख सकते हैं क्योंकि उसका प्रॉपर्टीज वगैरह सेम रहता है। लेकिन इस ग्रुप बनाने के दौरान हम लोगों ने लॉज ऑफ ट्रेड के हिसाब से फ्लोरीन को तो आउट ही कर दिया था, खाली क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन ही ग्रुप पे आ रहे थे। तीसरी चीज, अगर हम लोग कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का इस ट्रेड के हिसाब से अरेंज करेंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। लेकिन कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने आप में कभी भी केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट नहीं करता है। यानी कि कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एकदम डिफरेंट एलिमेंट्स है, लेकिन लॉज ऑफ ट्रेड के हिसाब से अगर अरेंज करेंगे तो इसका सेम ग्रुप में आएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक था। फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन जो 3 एलिमेंट है, अगर इसको हम लोग लॉज ऑफ ट्रेड के हिसाब से अरेंज करके रखे तो देखिए, ये देखिए 19 + 80 कितना होगा, 80 + 19 कितना होगा 99/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 0.25 जा 10, तो 49। तो ये तो दूर का रिश्ता ही नहीं है, कहाँ 35.5 है और कहाँ 49.5 है। लेकिन आप लोगों को बता दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन का प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, दे बिलोंग्स फ्रॉम द सेम ग्रुप, लेकिन लॉज ऑफ ट्रेड इधर फेल हो जाता है। तो इस वजह से हम लोगों का लॉज ऑफ ट्रेड फेल हो गया। ओके मेरे बच्चों, हम लोगों का ये जो लॉज ऑफ ट्रेड था वो फेल हो गया। अभी उसके बाद फिर इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ नया तरीका से ट्राई करने के लिए हम लोगों का आ गए जॉन न्यूलैंड्स। ठीक है, तो जॉन न्यूलैंड्स इन 1864 में उसने भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। तो उसका जो क्लासिफिकेशन है कुछ अलग प्रकार का। देखिए, when the elements are arranged in order of their increasing atomic weight, the properties of every 8th element is the repetition of the properties of first element। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जब जॉन न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया एटॉमिक वेट के हिसाब से, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, यानी कि छोटा एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट को पहले रखा, उसके बाद बड़ा को रखा, उसके बाद और बड़ा को रखा। ठीक है, अब से उसने एलिमेंट्स का एक चेन बनाया। और यहाँ हम लोगों ने देखा जो पहले वाला एलिमेंट है वो 8वां वाला एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी रिज्यूम करता था। यानी कि जो पहले वाला एलिमेंट है उसका प्रॉपर्टीज वगैरह 8th एलिमेंट के साथ मिलता जुलता था। इस वगैरह का प्रॉपर्टीज वगैरह रिपीट होता हुआ हम लोगों को दिखाई देता। अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से समझे तो देखिए, ये जो पहले वाला एलिमेंट है ना,
ये अपना 8वां वाला एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हाइड्रोजन किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करेगा? फ्लोरीन के साथ, ठीक है। इसी के हिसाब से अगर मैं बोरोन का बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, हम लोगों का लॉज ऑफ ऑक्टेव के हिसाब से बोरोन किसके साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करेगा? एल्यूमिनियम के साथ। नाइट्रोजन का बात करो, है ना, नाइट्रोजन का बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस क्या करेगा? सेम सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करेगा, यानी कि इस हिसाब से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। लेकिन पहले ही बता दूं, ये जो लॉज ऑफ ऑक्टेव्स है, ये लॉ के हिसाब से खाली कैल्शियम तक का ही हम लोग क्लासिफिकेशन कर पाए। जैसे जैसे एलिमेंट्स का साइज बढ़ता गया वैसे वैसे ये लॉज हम लोगों का फेल हो गया, ठीक है। अब इसके बच्चों, भला ही हम लोगों का लॉज ऑफ ऑक्टेव्स फेल हो, लेकिन ये जो लॉ है, इस लॉ से बहुत एक अच्छा कंक्लूजन निकल के आया था। वो कंक्लूजन ये था, फॉर द फर्स्ट टाइम दिस लॉ शोज दैट देयर इज अ डिस्टिंक्ट पीरियडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का प्रॉपर्टीज के ऊपर एक पीरियडिसिटी देखने को मिलता है। तो पीरियडिसिटी जो वर्ड है एक्चुअल में लॉज ऑफ ऑक्टेव्स के बाद ही आया था। तो पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, किसी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या सर्टेन पीरियड्स के बाद वो रिपीट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियडिसिटी बोलते हैं। इधर देख सकते हैं, रेपिटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन इंटरवल और पीरियड इज कॉल्ड पीरियडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। सो इसी के बेस पे हम लोग अगला वाला जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे। वो था मेंडलीव पीरियडिक टेबल था, पीरियडिक टेबल, जिसको हम लोग प्यार से मेंडलीव पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पीरियडिक टेबल क्यों बोला जाता है? देखिएगा, सिस्टमैटिक, हम लोगों को इस पीरियडिक टेबल में क्या देखने को मिलता है? सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स इनटू द टेबुलर चार्ट, यानी कि हम लोग एलिमेंट को सिस्टमैटिक तरीका से क्लासिफाई करने वाले हैं और उसको प्लेस करने वाले हैं पीरियड्स पे और ग्रुप्स पे। यानी कि पीरियड्स मतलब ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टल, और ग्रुप्स मतलब वर्टिकल में हम लोग अरेंज करने वाले हैं टेबुलर फॉर्म पे, ठीक है। तो ये जो पीरियडिक टेबल है ये किसने दिया था? ये दिया था हम लोगों का मेंडलीव ने। कब? 1869। तब खाली हम लोगों के पास, यानी कि इस पीरियडिक टेबल के हिसाब से खाली मेंडलीव ने 63 एलिमेंट्स को ही प्लेस किया था। और ये किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किया? ये किया था एटॉमिक मास के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ओके। और इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है मेंडलीव पीरियडिक लॉ। मेंडलीव पीरियडिक लॉ, ये आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये लॉ क्या बोलता है? देखिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस है, वो उसका एटॉमिक मासेस का पीरियडिक फंक्शन है। तो ये आप लोगों को याद करना है, ध्यान से देखिएगा। ये एटॉमिक मास का पीरियडिक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये जो मेंडलीव पीरियडिक लॉ है ये अच्छे से पढ़िए, आप लोगों को याद करना ही करना है, ठीक है। ये बस समझने के लिए है, नहीं पढ़ने से भी चलेगा, लेकिन मेंडलीव पीरियडिक लॉ आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों, हम लोगों का लॉज ऑफ ऑक्टेव्स फेल होने के बाद फिर हम लोगों का इस क्लासिफिकेशन के लिए आगे आए लोथर मेयर एंड मेंडलीव। तो लोथर मेयर ने जो था इस क्लासिफिकेशन को अपना ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। बेसिकली उसने एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के हिसाब से इस ग्राफ को प्लॉट किया। तो आप The Lothar-Meyer show that atomic volume is periodically dependent on the atomic weight, यानी कि जो भी एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम है वो किसके साथ पीरियडिसिटी डिपेंड करता है? वो है एटॉमिक वेट के साथ डिपेंड करता है, ओके। दूसरा पॉइंट बोला था, एटॉमिक नंबर आर प्लॉटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड एटॉमिक वॉल्यूम्स अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि जो भी उसने ग्राफ बनाया था, जो भी उसने ग्राफ प्लॉट किया था, उसका एक्सिस था, उसका एक्स एक्सिस में उसने रखा था एटॉमिक नंबर को और उसका वाई एक्सिस में उसने रखा था एटॉमिक वॉल्यूम को, ठीक है। तो इसके हिसाब से उसने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसने एलिमेंट को प्लॉट किया था। और देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ,
सिमिलर एलिमेंट वेयर फाउंड टू ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन, यानी कि जो सिमिलर एलिमेंट थे जिसका प्रॉपर्टीज वगैरह सिमिलर था, उसका जो पोजीशन था ग्राफ पे वो सिमिलर पोजीशन रहा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखिए, एल्केली मेटल ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन ऑफ ईच पीरियड, यानी कि प्रत्येक पीरियड का जो भी एल्केली मेटल्स था जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर था, उसका पोजीशन हमेशा पिक पे था ग्राफ का। अगर ग्राफ आप लोग कुछ इस प्रकार के है देख सकते हैं, जिसमें आप लोग इधर देखिए, जिसमें लोथर मेयर ने एक्स एक्सिस पे रखा है एटॉमिक मास और हम लोगों का वाई एक्सिस पे रखा है एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। और जब उसने एलिमेंट्स का ग्राफ ड्रॉ किया तो आप लोग देख सकते हैं जितना भी एल्किली मेटल्स वगैरह है उसका पोजीशन देखिए, सोडियम का, पोटाशियम का, रुबिडियम का एकदम टॉप में है। और मेरे बच्चों इधर देखिए, जो डिसेंडिंग स्लोप में है ना, जो भी नीचे की तरफ का स्लोप है उस पे आप लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, क्लीन अर्थ मेटल्स, ठीक है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एसेंडिंग स्लोप पे, यानी कि जो ऊपर की तरफ आप लोग देख रहे हैं ना, जैसे कि फ्लोरीन है ना, आर्गोन, क्लोरीन, नियोन है ना, ब्रोमीन, ये सभी है हम लोगों का हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो इसी प्रकार के, यानी कि ये ग्राफ के थ्रू लोथर मेयर ने क्लासिफिकेशन किया था, यानी कि उसके हिसाब से जो भी एलिमेंट का पीरियडिसिटी है वो हम लोगों का एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट के थ्रू प्लॉट कर सकते हैं, उसने डिफाइन किया था। तो ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का होता था उसका ग्राफ में भी पोजीशन सिमिलर टाइप का ही रहता था। एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम एंड रुबिडियम, जो कि पिक लेवल पे है। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों का है एल्किली मेटल्स। और डिसेंडिंग में आप लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। और ये क्या है? ये है हम लोगों का एल्किलिन अर्थ मेटल। और आप लोगों को जो असेंडिंग स्लोप में दिख रहे हैं ये नियोन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हम लोगों का है हैलोजेंस, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से लोथर मेयर ने एक्सप्लेन किया था। और लोथर मेयर के साथ साथ हम लोगों का मेंडलीफ ने भी इस क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए नया तरीका अपनाया था, वो था टेबल बना के, और जिसको हम क्या बोलते हैं? पीरियडिक टेबल बोलते हैं। आप लोग देखिए, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियड एंड ग्रुप इनटू अ टेबुलर चार्ट, यानी कि अगर आप लोग टेबल बनाएंगे, ऐसे करके टेबल बनाएंगे, तो हम लोगों का ये जो इस तरफ का होगा, ये जो इस तरफ का होगा हॉरिजॉन्टल, ये हम लोगों का पीरियड कहलाया जाएगा। और जो डाउनवर्ड्स रहते हैं उसे हम लोग ग्रुप्स में, यानी कि पीरियड और ग्रुप के थ्रू एक टेबुलर चार्ट बनाया और उसके थ्रू एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। और मेंडलीफ ने कब? 1869 में लगभग 63 एलिमेंट को एटॉमिक मास के हिसाब से क्लासिफाई किया था। आप लोग ये चीज़ याद कीजिएगा। और इस चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का रहता है मेंडलीफ पीरियडिक लॉ, और ये आप लोगों को याद करना ही करना है। क्यों? देखिए, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उसका एटॉमिक मास का पीरियडिक फंक्शन होता है। फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट्स का फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा उसका एटॉमिक मासेस का पीरियडिक फंक्शन होता है। तो ये जो डेफिनेशंस है ना, मेंडलीफ पीरियडिक लॉ, ये आप लोगों को याद करना ही करना है। ओके, अभी अगर आप लोग मेंडलीफ पीरियडिक टेबल का अगर फीचर्स वगैरह देखें, तो टोटल मेंडलीफ पीरियड में पीरियड्स थे 7 पीरियड्स थे, यानी कि ऐसा जो हॉरिजॉन्टल है वो हम लोगों का 7 थे। अगर आप लोग ग्रुप का बात करेंगे तो 8 ग्रुप था। और याद कीजिएगा, उस टाइम पे कोई भी नोबल गैसेस वगैरह डिस्कवर्ड नहीं थे। और मेंडलीफ का जो टेबल था उसमें सब ग्रुप्स भी थे, ए एंड बी, है ना, सब ग्रुप्स भी थे, जो कि ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक था। आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल ग्रुप 8 है, लेकिन ग्रुप 1 से लेके 7 तक हम लोगों का सब ग्रुप भी थे। और ग्रुप 8 क्या था? देखिए, ग्रुप 8 का एक स्पेशल है, 3 एलिमेंट प्लेस्ड एट अ टाइम, यानी कि ग्रुप 8 पे एक ही बार में 3 एलिमेंट को प्लेस किया जाता था। और उसी एलिमेंट को हम लोग बोलते थे
ट्रांजिशनल एलिमेंट, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिए, मेंडलीव ने फ्यूचर एलिमेंट यानी कि जो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हुआ था, जो फ्यूचर में डिस्कवर होने वाला था, उसके लिए भी एक वैकेंट जगह यानी कि अननोन एलिमेंट के लिए एक पोजीशन रखा था। और इस टेबल में आप लोग ध्यान दीजिए, जो भी अगर मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का बात करें, तो अगर हम लोग इस टेबल का लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर से हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार का था हम लोगों का मेंडलीव पीरियड टेबल, जिसमें आप लोग देख सकते हैं टोटल ग्रुप्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स थे। और पीरियड का बात करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड थे, ओके। और प्रत्येक पीरियड पे सब ग्रुप भी था, देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। ऐसे करके 7 तक हम लोगों का क्या था, सब ग्रुप्स था। और आप लोगों को बताया गया था जो ग्रुप 8 था, ग्रुप 8 में ट्रांजिशनल एलिमेंट रखा जाता था। इसका मतलब ये ग्रुप 8 पे तीनों एलिमेंट को एक ही साथ रखा जाता था। देखिए इधर आयरन, कोबाल्ट, निकल, है ना, तो ऐसे करके रखा गया था। ध्यान से देखेंगे, ये 44 पे, 68 पे और 72 पे यहाँ खाली छोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इस ये वाले जगह पे जो भी एलिमेंट आने वाले थे उस टाइम पे डिस्कवर्ड नहीं हुआ था। ये फ्यूचर एलिमेंट को प्रिडिक्ट करके उसने खाली जगह भी रखा था, ठीक है। तो यही था हम लोगों का मेंडलीव पीरियडिक टेबल। क्विकली देखते हैं इस मेंडलीव पीरियडिक टेबल की वजह से हम लोगों को फायदा क्या क्या हुआ। देखिए सबसे पहला क्या है, क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास। जो भी हम लोग एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो एटॉमिक मास के ऊपर हुआ, जो कि एक क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है। सबसे फर्स्ट फायदा ये हुआ, राइट। और दूसरा चीज़ क्या हुआ, मेंडलीव ने जब भी अपना ये पीरियडिक टेबल डिज़ाइन किया था फ्यूचर एलिमेंट को प्रिडिक्ट करके किया था, इसीलिए उसने अपना पीरियडिक टेबल पे गैप्स वगैरह भी रखे थे और उसने आगे ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि फ्यूचर में ऐसा प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट यहाँ रहने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो इका एल्यूमिनियम, जो कि एल्यूमिनियम के नीचे रखा गया था, और इका सिलिकॉन, जो कि सिलिकॉन का नीचे गैप छोड़ा गया था। और बाद में जाके यही इका एल्यूमिनियम हम लोगों का गैलियम एलिमेंट्स होके निकला, और जो इका सिलिकॉन था वो बाद में जाके जर्मेनियम होके निकला, ठीक है। तो उसने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। और नंबर सबसे 3 क्या है, इस मेंडलीव पीरियडिक टेबल के थ्रू हम लोगों ने जो बेरिलियम का एटॉमिक वेट था उसका क्या कर दिया, हमने करेक्शन कर दिया। क्या कर दिया? करेक्शन कर दिया। अभी हम लोग देखते हैं इसका डीमेरिट्स क्या है। कभी कभी डीमेरिट्स भी पूछा जाता है, देखना डीमेरिट्स ये है, एलिमेंट्स विथ लोअर एटॉमिक मासेस was placed after the element with higher atomic masses। इनका एटॉमिक मास कम है उसको पहले रखा जाना है, और जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास ज़्यादा है उसको बाद में रखा जाना था। लेकिन मेंडलीव पीरियडिक टेबल पे हमने ये देखा कि मेंडलीव ने जो एलिमेंट का अरेंजमेंट था, किसी किसी जगह पे बड़ा एटॉमिक मास वाले को पहले लिखा था और छोटा वाले को बाद में लिखा था। ये हम लोगों का सबसे बड़ा क्या था, डीमेरिट था। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ये जो इसका एटॉमिक वेट 39.9 है, लेकिन आर्गन का है 39.1। हिसाब से तो ये आगे होना चाहिए, लेकिन पहले पोटाशियम को रखा गया था। दूसरा एग्जांपल अगर देखेंगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 है और निकल का 58.6 है। ये बड़ा है, इसको आगे रखा जाना चाहिए था, लेकिन आगे कोबाल्ट को रखा गया, ठीक है। तो ये इसका डिमेरिट्स था। और नंबर 3 कौन सा था, आइसोटोप्स का पोजीशन मेंशन नहीं था मेंडलीव पीरियडिक टेबल पे, हाइड्रोजन का पोजीशन भी मेंशन नहीं किया था, और ये रेयर और एलिमेंट का भी पोजीशन कहीं भी मेंशन नहीं था, और सबसे लास्ट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए भी कोई जगह मेंडलीव ने नहीं रखा था। अभी देखिए जो मेंडलीव का टेबल था वो भी किसी वजह से, कुछ रीजन के वजह से फेल हो गया। उसके बाद आता है हम लोगों का मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसे हम लोग लॉन्ग पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। पहले आप लोगों को थोड़ा फीचर्स एंड लॉ बता दूं। मॉडर्न पीरियडिक लॉ किसे बोला जाता है, एकदम मेंडलीव पीरियडिक लॉ और मॉडर्न पीरियडिक लॉ में यूज डिफरेंस से आप लोग ध्यान दीजिएगा।
द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। देखिए अभी तक हम लोगों ने जितना भी क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें हम लोग एलिमेंट्स वगैरह को एटॉमिक मास के हिसाब से रख रहे थे, लेकिन मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे हमने जितना भी एलिमेंट रखा उसे हम लोग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखे थे। इसीलिए मॉडर्न पीरियडिक लॉस जो है वो क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर का एक पीरियडिक फंक्शन है। इतना बात याद रखना है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को कैसे भी करके याद करना है। अगर आप लोग इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल का फीचर्स देखें तो देखिए टोटल मॉडर्न पीरियडिक टेबल में 7 पीरियड थे। कितना पीरियड थे? 7 पीरियड थे और 18 ग्रुप्स था। कितना ग्रुप्स था? 18 ग्रुप्स था। पीरियड था उसमें खाली 2 एलिमेंट रखा गया और जिसे हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। और उसके बाद सेकेंड पीरियड जो था उस पे 8 एलिमेंट रखा गया जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। उसके बाद थर्ड जो एलिमेंट था उसमें भी हम लोग 8 एलिमेंट को ही रखते थे और उसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। और फोर्थ एलिमेंट पे 18 एलिमेंट रखते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। और फिफ्थ पीरियड पे हम लोग 18 एलिमेंट को रखते थे और उसको हम लोग लॉन्ग पीरियड बोला। याद कीजिए सिक्स्थ वाला जो पीरियड है उस पे 32 एलिमेंट रखे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। और सेवेंथ वाला पीरियड जो है वो इनकम्प्लीट था और इधर लगभग ग्रुप 3 में 14 एलिमेंट रखा गया था एक्टिनियम के साथ। और ये वाला जो पीरियड है इसे भी हम लोग क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। तो आई वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये टेबल छपवा लेना है माध्यमिक आते आते। तो देखिए टोटल हम लोगों का जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल पे टोटल ग्रुप्स 18 ग्रुप्स है। आप लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। और इस ग्रुप पे अगर आप लोग नंबर ऑफ पीरियड काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहला वाला जो पीरियड है उस पे 2 एलिमेंट रखा गया है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसीलिए ये वाला पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोलते हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। और उसके बाद सेकेंड पीरियड पे देखिए सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट रखा गया है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियोन, इसीलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, ठीक है। और उसके बाद नंबर थर्ड में आता है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन एंड आर्गन। इसमें भी 8 एलिमेंट ही है, इसीलिए इसको भी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। अभी आता है फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड पे आप लोग ध्यान से देखिए टोटल 18 एलिमेंट्स है, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ वाला पीरियड पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो फिफ्थ वाला पीरियड पे भी 18 एलिमेंट ही आएगा और इसे भी हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड। लेकिन सिक्स्थ वाला एलिमेंट पे देखिए बेरियम के बाद जो ये स्टार मार्क है, जो बेरियम के बाद जो ये स्टार मार्क है वो है हम लोगों का लेंथिनोइड्स का, ठीक है। तो लेंथिनोइड्स का जो है इधर दिया गया है। एक्चुअल में इसी के अंदर टोटल 14 एलिमेंट है, क्या ठीक कितना है? 14 एलिमेंट। और ये 14 एलिमेंट और ये बाकी का बचा हुआ एलिमेंट काउंट करके टोटल 32 एलिमेंट इससे क्या है? 32 एलिमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरी लॉन्ग पीरियड। और उसके बाद सेवेंथ वाला पीरियड पे आता है और एक्टिनाइड्स को यहाँ मेंशन किया गया है। यहाँ जितना भी एलिमेंट्स है ज़्यादातर ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का मॉडर्न पीरियड टेबल आता है। आप लोगों को क्विकली रिवाइज कर दो।
टोटल मॉडर्न पीरियड टेबल में 18 ग्रुप्स है, 1 2 3 करके 18 तक है, ठीक है। और नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 7 है। सबसे पहले वाला पीरियड पे 2 जन है, इसीलिए वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड में 8 जन है, शॉर्ट पीरियड। थर्ड में 8 जन है, शॉर्ट पीरियड। फोर्थ पे देखे तो 18 जन है, लॉन्ग पीरियड। फिफ्थ पे देखे तो 18 जन, लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ पे देखे तो लेंथिनाइट्स की वजह से यहाँ 32 एलिमेंट, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। और 7th पीरियड में यहाँ आता है एक्टिनाइट्स, और ये जो पीरियड है ये इनकम्प्लीट है, इसीलिए इसको भी हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का मॉडर्न पीरियडिक टेबल था। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मिनिमम हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आप लोगों को कैसे भी करके एलिमेंट्स का नाम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद करना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। तो इसका कुछ ट्रिक्स वगैरह भी है, ऐसे ग्रुप के हिसाब से याद करने का ट्रिक्स वगैरह भी है, जो मैं आप लोगों को बाद में एक अलग से सेपरेट लेक्चर्स पे बता दूंगा। तब तक के लिए जो कैल्शियम तक है वहाँ तक आप लोगों को याद करना ही करना है। हम लोगों का मॉडर्न पीरियड टेबल है ना, उसमें बहुत प्रकार के एलिमेंट को एक क्लासिफाइड किया गया है। वो टाइप्स ऑफ एलिमेंट कौन सा है ये क्विकली देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे अगर हम लोग एलिमेंट का बात करेंगे तो इसका 4 टाइप्स है। एक है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, दूसरा है ट्रांजिशन एलिमेंट, तीसरा है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और चौथा है हम लोगों का इनर गैप्स। वंस अगेन, सबसे पहले क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। नंबर 2 में ट्रांजिशन एलिमेंट है। नंबर 3 में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, और नंबर सबसे लास्ट में क्या है, इनर गैस है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहला जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे बोला जाता है। सबसे पहला आप लोग को याद करना है, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है वो ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17, यानी कि ग्रुप 1 का एलिमेंट, ग्रुप 2 का एलिमेंट, 13 14 15 16 17 में जितना भी एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। अगर आप लोग इसको भी कैटेगराइज ग्रुप वाइज पढ़ेंगे तो ग्रुप 1 का एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, एल्किली मेटल्स होते हैं, ठीक है। और ग्रुप 2 का एलिमेंट जो होते हैं हमेशा एल्किलिन अर्थ मेटल बोला जाता है ग्रुप 2 का। और डायरेक्ट आते हैं हम लोग ग्रुप 13। अभी हम लोगों को पता है ग्रुप 13 जो है वो बोरोन से स्टार्ट होता है, इसीलिए ये पूरा वाला ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली बोलते हैं, ठीक है। और ग्रुप 14 में कार्बन से स्टार्ट होता है, इसीलिए पूरा ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप 15 डायरेक्ट नाइट्रोजन से शुरू होता है, तो पूरे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप 16 जो है वो ऑक्सीजन से शुरू होता है, इसीलिए पूरी फैमिली को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। और इसको हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाल्कोजेंस, जिसका मतलब क्या होता है, चाल्कोजेंस का मतलब होता है कोल और प्रोड्यूसिंग, ठीक। और उसके बाद जो ग्रुप 17 का एलिमेंट्स है उसे हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। दूसरा कैटेगरी जो कि है ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है आप लोग ध्यान रखिएगा ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रुप 1 2 है ना, 13 14 15 16 17 का हम लोग को क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हुआ। तो इन दोनों का बीच में जो भी आएगा, दैट इज 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये जो है ये तमाम एलिमेंट्स वगैरह को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और हमेशा याद रखना ये जो ब्लॉक है ये डी ब्लॉक है, क्या ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, ठीक है। अभी अगर ट्रांजिशन एलिमेंट का हम लोग प्रॉपर्टीज वगैरह देखें तो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, मेटल्स। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी एकदम क्या होते हैं, हाई होते हैं, क्या होते हैं, हाई होते हैं। और नंबर 3 का अगर बात किया जाए, ये हमेशा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट का गुड कंडक्टर है, क्या है, गुड कंडक्टर है। और ये हमेशा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाते हैं। और इसका वैलेंसीज भी हम लोगों को वेरिएबल वैलेंसीज देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि खाली एक फिक्स वैलेंसी नहीं रहता, एक ही एलिमेंट का 2 या 3 वैलेंसी भी हम लोगों को देखने को मिलता है। और सबसे लास्ट, इन एलिमेंट को ज्यादातर हम लोग कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं, क्या के रूप में यूज करते हैं, कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। तो मेरे बच्चों, अभी हम लोगों का 3rd कैटेगरी में आता है
इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, देखिए जो भी हम लोगों का पीरियडिक टेबल का ग्रुप नंबर 3 का 6 और 7 पीरियड का जितना भी एलिमेंट है, फिर से बोल रहा हूँ, ग्रुप नंबर 3 का 6 और 7 पीरियड का जितना भी एलिमेंट है वो सभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट पे आएंगे। और ये कौन सा ब्लॉक पे एग्जिस्ट करेगा? ये करेगा एफ ब्लॉक पे। कौन सा ब्लॉक पे? एफ ब्लॉक पे। अगर आप लोगों को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में बात करूं तो ये दो पीरियड में है, एक तो है 6 पीरियड पे है और एक है 7 पीरियड पे। ठीक है, जो भी 6 पीरियड में है उसका एटॉमिक नंबर याद कीजिएगा 57 से लेके 71 तक के एटॉमिक नंबर। ठीक है, इस पीरियड का जितना भी एलिमेंट है इसे बोला जाता है लैंथेनाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंथेनाइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है स्टार्ट होता है लैंथेनम से। कौन सा एलिमेंट से? लैंथेनम से स्टार्ट होता है, इसीलिए इस पीरियड वाले सभी एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड्स बोलते हैं। इनमें टोटल 14 एलिमेंट है। कितना एलिमेंट है? 14 एलिमेंट है। और जितना भी एलिमेंट इस पीरियड में एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं। दूसरा चीज, जो 7 पीरियड पे एग्जिस्ट करेगा उसका एटॉमिक नंबर 89 से शुरू होके 103 तक जाएगा। ठीक है, और इस पीरियड का जितना भी एलिमेंट है उसे बोलेंगे हम लोग एक्टिनाइड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्टिनाइड्स। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट होता है एक्टिनियम एलिमेंट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? एक्टिनियम एलिमेंट से। यहाँ भी हम लोगों को ऑलमोस्ट 14 एलिमेंट ही प्रेजेंट होता है। और ध्यान से सुनिएगा, पीरियड में प्रेजेंट होने वाला जितना भी एक्टिनाइड्स एलिमेंट है इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। ओके, बात आता है हम लोगों का सबसे लास्ट कैटेगरी, वो है इनर्ट गैस। क्या है हम लोगों का? इनर्ट गैस। ठीक है, अच्छा, तो इनर्ट गैस कौन सा वाला ग्रुप का एलिमेंट को बोलते हैं? सबसे लास्ट ग्रुप जो कि क्या है? 18 वाला ग्रुप एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ठीक है, और इसका अगर प्रॉपर्टी, इसका खासियत देखिए, ये हमेशा मोनो एटॉमिक इन नेचर होता है। क्या होता है? मोनो एटॉमिक इन नेचर होता है। और ये क्या होता है? केमिकली इनर्ट, यानी कि ये रिएक्ट किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इसका वैलेंसी जो रहता है, वैलेंसी हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। क्या रहता है? 0 रहता है। और उसके बाद इसका ज़्यादातर एलिमेंट का सभी वैलेंस सेल पे, आउटर मोस्ट सेल पे, क्या? आउटर मोस्ट सेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर देखा जाए तो 8 होता है। किसको छोड़ के? हीलियम को छोड़ के। क्योंकि हीलियम का आउटर मोस्ट सेल पे कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी का जितना भी हम लोगों का इनर्ट गैस ग्रुप में जितना भी एलिमेंट आता है उसका आउटर मोस्ट सेल पे हमेशा 8 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिसके वजह से उसका वैलेंसी 0 रहेगा। इसी कारण से वो केमिकली इनर्ट होता है। और सबसे लास्ट, इस वाले ग्रुप का जितना भी एलिमेंट है इसे हम लोग नोबल गैस से भी पुकारते हैं, यानी कि इसका नाम नोबल गैस भी है, या तो हम लोग क्या बोलते हैं? रेयर गैस भी हम लोग बोला करते हैं। ओके, ये बात शॉर्टली हम लोगों को थोड़ा ये कॉन्सेप्ट भी सीखना पड़ेगा। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट किसे बोला जाता है? ठीक है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। देखिए इधर ऐसा एलिमेंट जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूरेनियम से बड़ा हो, यानी कि 92 से बड़ा हो, तो वैसा एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नेपच्यूनियम है ना, जिसका एटॉमिक नंबर 93 है, यानी कि यूरेनियम से ज़्यादा है। दूसरा है प्लूटोनियम। क्या है? प्लूटोनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 94 है, जो कि यूरेनियम से ज़्यादा है। और क्यूरियम 99, मेंडिलिवियम जिसका है 101, यानी कि सभी का सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूरेनियम से ज़्यादा है। इसीलिए ये सभी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोगों को क्या याद करना है? नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम को छोड़ के या बाकी का जितना भी एलिमेंट आएगा ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स में, वो सभी मैन मेड होंगे। वो सभी क्या होंगे? मैन मेड होंगे। और दूसरा चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट का सीरीज में कॉपरनिशियम डिस्कवर होने के बाद ये सीरीज क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और कॉपरनिशियम का कितना है हम लोगों का एटॉमिक नंबर? 112। कितना है? 112। ये शॉर्ट एंड स्वीट है, ये आप लोगों को याद करना है। ठीक है, यहाँ से ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ से पूछा जाता है नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम क्या नेचुरल एलिमेंट्स है कि मैन मेड एलिमेंट्स है, आप लोगों को ये याद करना है।
बच्चों ये सभी तमाम खत्म करने के बाद हम लोगों का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो एग्जाम फेवरेट आता है वो है पीरियडिक टेबल ट्रेंड्स। ओके, ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल, यानी कि पीरियडिक टेबल में हमने जितना भी एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई करके रखा है उसका प्रॉपर्टीज वगैरह, उसका नेचर्स वगैरह किस प्रकार से सिमिलर होंगे, क्या वेरिएशंस वगैरह देखने को मिलेगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं ट्रेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेंड्स। तो इसी ट्रेंड्स लगभग 4-5 टॉपिक है, आप लोगों को यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप लोगों का बेसिक यहाँ से, अगर आप लोगों का बेस यहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आप लोगों को आने वाला दिन पे पीरियडिक टेबल से जितना भी क्वेश्चन आए आप लोग टैकल कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का पीरियडिक ट्रेंड्स है एटॉमिक साइज है। क्या है? एटॉमिक साइज। आप लोगों को बता दूं ये हम लोगों का एटम है और ये हम लोगों का न्यूक्लियस है ना, और सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ है। और आप लोगों को बता दूं न्यूक्लियस से लेके सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन के बीच में जो भी हम लोगों का डिस्टेंस है, जो भी हम लोगों का लेंथ है, इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। क्या बोलते हैं? एटॉमिक साइज। अभी आप लोगों को पता होगा हम लोग अगर पीरियडिक टेबल में लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स तो बराबर रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स तो बराबर ही रहेंगे, नंबर ऑफ सेल्स तो बराबर ही रहेंगे, लेकिन हम लोगों का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। अगर इसमें 1 है तो इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 3 आ जाएंगे और इसमें 4 आ जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के कारण जो न्यूक्लियर फोर्स है वो भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से आप लोग जितना लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हैं ये हम लोगों का एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। ठीक है। अगर आप लोग डाउन का बात करें, डाउन में क्या होता है? देखिए डाउन में होता है हम लोगों का नंबर ऑफ, डाउन में हम लोगों का क्या होता है? डाउन में हम लोगों का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। देखिए इधर 1 था, इधर 2 आएगा, इधर 1 2 3 आएगा, जिसके वजह से जब हम लोग डाउन की तरफ देखेंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएंगे? बढ़ेंगे। लेकिन जब आप लोग लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएंगे? घटेंगे। अगर आप लोग इसको एकदम शॉर्ट में याद करना चाहते हैं तो देखिए, अगर एटॉमिक साइज का बात करो, जब आप लोग लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हैं तो एटम का जो साइज है वो क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। और जब आप लोग टॉप से लेके बॉटम की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। आता है हम लोगों का आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब क्या है? देखिए किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। तो एक हम लोगों का एटम है जो कि न्यूट्रल है, तो यहाँ से हमने क्या निकाला? एक इलेक्ट्रॉन को आउट कर दिया। जब यहाँ से कोई भी एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो अपने आप में एक पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। जो आयोनाइजिंग एनर्जी है ये, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा पूछा जाता है आयोनाइजिंग एनर्जी का जब भी बात होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी का जब भी बात होता है वहाँ ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का बात होगा। आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए एनर्जी लगता है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके। और दूसरी चीज़, इसको किस यूनिट पे मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम पे मेजर किया जाता है। इसका दूसरा यूनिट भी है, वो क्या है? किलोजूल पर मोल है। ये बात को बता दो, जो पीरियडिक टेबल का लेफ्ट की तरफ रहते हैं ना वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, जिसकी वजह से एनर्जी उतना ज़्यादा नहीं लगेगी इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। लेकिन जो राइट की तरफ रहता है ना वो एनर्जी को लूज करना खोजता ही नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स का भुक्कर रहता है, कंजूस रहता है। तो उन लोगों से इलेक्ट्रॉन निकलवाना बहुत एनर्जी लगता है। इसीलिए जब आप लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हैं तो हम लोगों का ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है।
जब आप लोग टॉप से लेके बटन की तरफ जाते हैं, अभी आप लोगों को पता है जब टॉप से लेके बटन की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ता जाएगा, है ना, जिसकी वजह से आप मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है उसको पकड़ने के लिए एनर्जी उतना मतलब नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब आप टॉप से लेके बटन की तरफ जाएंगे तो एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, यानी टॉप में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, फिर कम फिर कम फिर कम। समझ के बाद आता है हम लोगों का थर्ड ट्रेंड जो कि है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड से कोई भी एलिमेंट अपनी तरफ शेयर किया हुआ एलिमेंट को कितना जल्दी गेन कर लेता है। देखिए, अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी कि ऐसा एबिलिटी, जिन एबिलिटी की मदद से कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी कि शेयर किया हुआ कोवेलेंट बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। बोले अगर हम लोग अपना देसी लैंग्वेज में बोले तो इलेक्ट्रॉन का भुक्कड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब जल्दी वो कैच कर लेता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब एकदम इलेक्ट्रॉन उसको ज़्यादा नहीं चाहिए टाइप का, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को याद करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं। अगर इसको कभी मेजर किया जाएगा तो कौन सा वाला में मेजर किया जाएगा, पाउलिंग स्केल से मेजर किया जाएगा। कौन सा से, पाउलिंग स्केल से। अभी आप लोगों को यहाँ अगर समरी में क्विकली याद किया है तो अभी आप लोगों को पता है लेफ्ट से लेके राइट की तरफ अगर आप लोग जाएंगे तो राइट की तरफ इलेक्ट्रॉन भुक्कड़ वाले ज़्यादा है, क्योंकि राइट की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और लेफ्ट की तरफ हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट से राइट की तरफ क्या हो जाएंगे, बढ़ेंगे। लेकिन जब आप लोग टॉप से बटन की तरफ आएंगे ना मेरे बच्चे, टॉप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो आई होप यू पीपल अंडरस्टूड हियर। अभी आप लोगों को यहाँ एक नोट करना है। क्या नोट करना है, इधर देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो वो एलिमेंट क्या होंगे, मेटेलिक होंगे। क्या होंगे, मेटेलिक होंगे। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो वो एलिमेंट क्या होंगे, नॉन मेटेलिक होंगे। क्या होंगे, नॉन मेटेलिक होंगे। ओके, इसका मतलब अगर कोई भी एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट, इसका मतलब अगर किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम क्या है, हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम हाई है, तो इसका मतलब क्या है, ये एलिमेंट नॉन मेटेलिक है। कैसा है, नॉन मेटेलिक है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का भुक्कड़ है, ये दूसरों से लेता है, देता कुछ नहीं है। और दूसरा चीज़, अगर कोई भी एलिमेंट्स हम लोगों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसका लो है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का भुक्कड़ नहीं है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, इनफैक्ट ये दूसरे को देता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं, या तो मेटेलिक बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। आप लोगों को ये समझने से पहले इसका डेफिनेशन समझना पड़ेगा। देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना या इलेक्ट्रॉन को लूज करने को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग गेन कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो ऐसा एलिमेंट, अगर हम लोग एलिमेंट का बात करें, ज़्यादातर जो भी पीरियडिक टेबल का राइट साइड में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए यहाँ आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब तो हमने बताया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता रखता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर कोई एलिमेंट दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस प्रॉपर्टी को बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। लेकिन ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है या इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है। लेकिन किसी से अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और आप लोगों को पता होगा पीरियडिक टेबल में राइट की तरफ जितना भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन भुक्कड़ है, वो दूसरों से
क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है। इसीलिए राइट की तरफ जितना भी एलिमेंट्स वगैरह प्रेजेंट है वो कैसा एलिमेंट है, वो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अभी दूसरी चीज आइए लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट। मैंने क्या बोला, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप लोग किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या देने का क्षमता रखते हैं, एबिलिटी रखते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसको बोलते हैं आप लोग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हम लोगों का पीरियोडिक टेबल में जितना भी लेफ्ट की तरफ एलिमेंट प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स बोलते हैं। ओके, इसके साथ हम लोगों का ये जो पीरियोडिक टेबल एंड इट्स प्रॉपर्टीज है ये खत्म हो जाता है। तो अभी आप लोगों को क्विकली एक समरी देना है, आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो आप लोगों का बुक्स है, बुक का सबसे लास्ट वाला पार्ट आप लोग देख सकते हैं। ये 8.1.15 में एक फिगर दिया है, जिन फिगर में अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आप लोगों को लाइन बाय लाइन रिवाइज करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यही फिगर रिवाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। तो फिर भी एक बार आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। अगर सबसे पहले हम लोग एटॉमिक साइज का बात करें, किसका, एटॉमिक साइज का। आप लोगों को पता है जब आप लोग लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हो तो एटॉम का साइज घटता है। क्या होता है, एटॉम का साइज घटता है, ये सबसे पहला पॉइंट है ना। और जब टॉप से लेके बॉटम तक जाते हो तो उस दौरान नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सबसे पहला। दूसरी चीज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या बोला था, किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, है ना, ऑर्बिटल से बाहर निकालने के लिए कितना एनर्जी चाहिए उसे क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। और आप लोगों को पता है जितना भी एलिमेंट्स वगैरह लेफ्ट साइड में है वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है, जिसकी वजह से उसमें उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन जो भी राइट साइड में एलिमेंट वगैरह प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज नहीं करता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत सारा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी का बात करेंगे तो लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या होता हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ। और अगर आप लोग टॉप से लेके बॉटम की तरफ जाएंगे तो साइज बड़ा होने के कारण जो छोटा वाला साइज है उन लोगों से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो मोटा वाला एटम से उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। इसीलिए जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एनर्जी घटता हुआ दिखाई देगा। ओके, क्या होता दिखाई देगा, घटता हुआ दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या, ऐसा एबिलिटी जिन एबिलिटी की मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और आप लोगों को पता है लेफ्ट में जो भी रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करते, लेकिन राइट में जो भी रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का भूखड़ है। इसलिए राइट में रहने वाला का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एकदम ज़्यादा रहता है। इसीलिए अगर आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करेंगे तो लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ आप लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्या हुआ दिखाई देगा, बढ़ता हुआ। और टॉप से लेकर अगर आप लोग बॉटम की तरफ जाएंगे तो इस तरफ आप लोगों का घटता हुआ दिखाई देगा। लास्ट में आता है मेटेलिक कैरेक्टर। आप लोगों को पता है जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लूज करने का क्षमता रखता है, तो वो मेटेलिक होते हैं। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता वो है नॉन मेटेलिक। और आप लोगों को पता है जो भी लेफ्ट साइड में रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी लूज कर लेते हैं, इसीलिए लेफ्ट साइड में लेने वाला एलिमेंट्स हमेशा क्या होता है, मेटेलिक्स होते हैं। और राइट साइड में लेने वाला एलिमेंट्स क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक्स होते हैं। इसीलिए जब लेफ्ट से लेकर राइट की तरफ जाएंगे तो आप लोग बोलेंगे इधर मेटेलिक होते हैं लेफ्ट साइड पे और नॉन मेटेलिक होते हैं राइट साइड पे, ठीक है। अगर आप लोग टॉप से लेके बॉटम की तरफ जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। क्या होता दिखाई देगा, इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ तो इसी के साथ हम लोगों का पीरियोडिक टेबल का चैप्टर यही खत्म होता है। अभी बाकी है तो केवल प्रीवियस ईयर सेशंस। मैंने जितना हो सके इस चैप्टर को कॉन्साइज वे में, सिंपल वे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक बार थॉरली देखिए, अगर कहीं कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह छूटा, नहीं समझा तो फील फ्री टू आस्क मी। मैं इधर खड़ा हूँ आप लोगों के लिए मदद करने के लिए। और जितना हो सके रिवाइज कीजिए, इस चैप्टर को बार बार देखिए, क्योंकि इस बार माध्यमिक पार करना है। अगर आप लोग अपने आप को रेडी रखेंगे तो मैं तो इधर रेडी हूँ आप लोगों के साथ चलने के लिए अंतिम टाइम तक।
तो आज के लिए बस इतना ही था। अभी ये जितना भी दिया है आप लोग नोट्स बनाएं। अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी है मैं मेरा लेक्चर पे इसको आप लोग पॉज करके नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं और रिवीजन के लिए 2x की स्पीड में भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करना चाहता हूँ। अभी मिलते हैं हम लोग सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन पे, जहां हम लोग करेंगे इस चैप्टर के रिगार्डिंग जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है वो क्वेश्चन सब, जिसके मदद से आप लोगों को कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसी के साथ चलता हूँ, बाय बाय।